तो बच्चों अब हम लोग मास डिफेक्ट को पढ़ते हैं। अब हम लोग बाइंडिंग मतलब न्यूक्लियस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और मास डिफेक्ट के बारे में चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मास डिफेक्ट की चीज को समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास मतलब एक बच्चा है और बच्चा ना बाजार जाता है। मान लीजिए वो बच्चा बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद वहां से लेकर आता है, मतलब उसकी मम्मा कहते हैं कि भाई बाजार जाओ, बाजार से आलू और प्याज ले आओ, वो भी दोनों मिलाकर 1 kg। बाजार जाते हैं और वहां से लाते हैं आलू, वो भी आलू और प्याज 1 kg। तो मान लेता हूं कि कुछ आलू रहे होंगे येलो कलर वाले, 5 आलू रहे होंगे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल। और ये कुछ प्याज रहे होंगे जो पिंक कलर में दिख रहे हैं, 4। इन सब का वजन मिलाकर जो टोटल रहा होगा वो रहा होगा, दैट विल बी 1 kg। ठीक है, इस मास डिफेक्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए क्या हुआ मेरे बच्चे, अब जब इसका पूरा वजन किया तो 1.00 kg है, 1.00 kg है। अब जब इन आलू और प्याज को निकाला गया और इंडिविजुअली तौला गया, जब नापा तौला गया, तो नापने तौलने के बाद मतलब इंडिविजुअल आलू का वजन निकाला, इंडिविजुअल प्याज का वजन निकाला। जब आलू का वजन निकाला और प्याज का वजन निकाला, उसका जब टोटल किया तो भाई वो 1 kg से ज्यादा था। सीरियसली वो 1 kg से ज्यादा आया। जब हमने उसको कलेक्टिवली फाइंड आउट किया तो कलेक्टिवली वो 1 kg था, बट जब हम उसको इंडिविजुअल निकाल रहे थे तो कुछ मास में 1.01 समथिंग kg में डिफरेंस आया। हमने कहा यार हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ रही हो, हमने दोबारा कैलकुलेट किया। एंड बेटा सीरियसली जब हम इंडिविजुअली जब कलेक्टिवली निकालते हैं तो उसे हम लोग पूरा का पूरा 1 kg आया, और जब हम यहां पर देखते हैं तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा आता है जब इंडिविजुअल है। तो ये कहानी क्या है और क्या बताना चाहते हैं, इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, इसी को कहते हैं मास में डिफरेंस आना। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को और बेटर तरीके से समझाता हूं मेरे बच्चे। देखिए, ये जो आलू और प्याज का एग्जाम्पल लिया था मैंने, वो कुछ था नहीं एक्चुअली में। इसे क्या हुआ, प्रोटॉन मान लीजिए और इसे आप न्यूट्रॉन मान लीजिए। एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली रहते हैं एक साथ। जब उनका टोटल ओवरऑल मास देखा गया तो ओवरऑल मास देखने के बाद उनका जो ओवरऑल मास आया वो मान लीजिए 1 kg आया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। बट जब उनको इंडिविजुअली तौला गया तो इंडिविजुअली तौलने के बाद उनका सम किया गया तो उसके मास में डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई कि मास डिफरेंस क्या है। मास डिफरेंस जब हम इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, जब हम इंडिविजुअल प्रोटॉन्स, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, इन सब का वजन निकालें और कलेक्टिवली इनका वजन निकालें तो दोनों में जो डिफरेंस आता है इसी को कहते हैं हम लोग मास नंबर। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो आपको याद होगा ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि अब एक एटम है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और इसके अंदर रहता है न्यूट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन रहता है और यहां न्यूट्रॉन रहता है, यहां पे प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अब आपको पता है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस जेड। भाई पहले ही बता दिया है मैंने यार। यानी मेरे पास अगर एक न्यूक्लियाइड है तो न्यूक्लियाइड में ये जेड है और ये ए है। ए इज अ मास नंबर, जेड इज अ एटॉमिक नंबर। जेड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर्स के बराबर होता है। ए जो होता है मास नंबर, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ए माइनस पी करो, पी को तो हम जेड कह ही सकते हैं, तो या ए माइनस जेड करो, बात बराबर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एटम्स का एक स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे जो आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब रिप्रेजेंट कैसे करूं, मास डिफेक्ट लिखूं कैसे, मास डिफेक्ट को लिखने का तरीका दैट इज अ डेल्टा एम। दिस इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट लिखने का तरीका सीख लो पहले, डेल्टा एम, दिस इज अ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे होगा, मास डिफेक्ट को लिखेंगे भाई प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस ओवरऑल न्यूक्लियस का मास।
1 किलो आलू, इंडिविजुअल आलू और प्याज, उनका वजन, तो हमने इंडिविजुअल लिखना है, तो इंडिविजुअल कैसे लिखेंगे? प्रोटोन, कितने प्रोटोन है आपके पास? एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटोन है? अगर कोई पूछे कितने प्रोटोन है, तो जेड प्रोटोन है। यार जेड क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है। हर प्रोटोन का वजन कितना है? मास ऑफ प्रोटोन, एमपी। जेड नंबर है। एक क्लास में 10 लोग रहते हैं, सबका वजन 2 किलो है, तो पूरी क्लास का वजन 20 किलो हो गया। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इतने लोग रहते हैं, इतना मास होता है हर एक प्रोटॉन का। प्लस ए माइनस एन, सॉरी ए माइनस जेड, एन नंबर ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटोन। आप इनको जोड़ लीजिए। मास ऑफ प्रोटोन क्यों कह रहा हूं यार? मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलूंगा। इन सबके मास को जोड़ लीजिए, माइनस कर दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस को। दिस इज अ मास ऑफ न्यूक्लियस। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये तरीका है आपको मास डिफेक्ट को लिखने का। तो आपने यहां पे मास डिफेक्ट लिख लिया मेरे बच्चे, ये मास डिफेक्ट आ गया हमारे पास। अब आप देखोगे तो यही लिखा हुआ है मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो प्रोटॉन को लिखने का तरीका, न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका, और न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया मैंने, भाई मास डिफेक्ट आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। फील आया कि नहीं आया यार? क्वेश्चन आता है भाई, आएगा डेफिनेटली आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस पे अभी न्यूमेरिकल्स पे ही आएगा। न्यूमेरिकल से पहले आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, ध्यान से सुनना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्या? कहानी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या समझाने की कोशिश करता है? वो ये बताता है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी रहता है। एक काम करो ना, इसी बड़े वाले को न्यूक्लियस बना दो। अब इसके अंदर यह प्रोटॉन भी रहता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी रहता है। न्यूट्रॉन्स को ऐसे कर लो, ये न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। अब प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा इसके बीच में, और ये वैसे ही फटने को तैयार हो जाएगा। यार पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव रिपेल करेगा, और उसको उसके बावजूद भी उस पूरे तरीके से उसको बाइंड करके रखते हैं हम लोग, पूरे तरीके से उस न्यूक्लियस में उसको बाइंड करके रखते हैं हम लोग। पॉजिटिव भाग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव कहता है अरे मुझे बाहर जाने दो क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। ये देखो ये बाहर भागने के लिए तैयार है, बाहर भागने के लिए, एक दूसरे से रिपेल होकर बाहर भागने के लिए तैयार है। तो एक छोटी सी जगह में उसको पूरी तरीके से जो बांध दिया जाए, बाइंड करके रखा जाए, उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। इस जिससे ये बंधा हुआ है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जिस फोर्स से वो बाइंड अप है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल अबाउट व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन 2-3 तरीके से है, आपको जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कम से कम मैं कितनी एनर्जी दे दूं उसे, कम से कम मैं कितनी एनर्जी दे दूं एक न्यूक्लियस को, जिससे उसके न्यूक्लियॉन सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो या आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, मास डिफेक्ट इज द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू अ स्मॉल न्यूक्लियस। स्मॉल न्यूक्लियस में उसे बांधे रखने के लिए भी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यार बात दोनों सेम है। एक एनर्जी है 50 जिससे वो बंधा हुआ है, एक एग्जांपल ले रहे हो यार, 50 एक बांध के रखा हुआ है, इससे इतनी मिनिमम एनर्जी दे दो, तोड़ने के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे आप इस फॉर्म में बोलो चाहे उस फॉर्म में बोलो, बात तो बराबर ही है। बट इसको न्यूमेरिकली लिखते कैसे? मास डिफेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है,
पर अगर क्वेश्चन आ जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, तो मास डिफेक्ट निकालो, सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट निकाल लिया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एटॉम मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। आज सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता दूं, कभी भी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आएगा तो आप मास डिफेक्ट निकालना, उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कई जगहों पे 931 दिया होगा, कई जगहों पे 931.5 दिया होगा, वो जैसा दिया होगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। यानी आपको पूरी एनर्जी जब ये सॉल्व करके दिया गया है तो मेगा इलेक्ट्रॉन में सॉल्व करके दिया गया है, आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना। ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूं एएमयू के केस में, एएमयू वाला जो डेरिवेशन कराया था उसमें मैंने बता दिया था, नहीं तो आप पीछे स्किप करके देख लो। आगे लेके चलता हूं और क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये ही क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, और इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना भाई, मेरे को कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको दिया हुआ है ये सारा गिवन होगा, ये सारा गिवन होगा। अब आपको जैसा जैसा बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन पर आओ, पहले सॉल्यूशन पर आने के बाद पहला तो काम आपका बाइंडिंग एनर्जी से निकालने से पहले आपका सबसे पहला काम है यार किसी तरीके से मास डिफेक्ट निकाल लो। अब ये है अल्फा पार्टिकल, अभी आगे वैसे मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अल्फा पार्टिकल है क्या एक्चुअली में? अल्फा पार्टिकल है हीलियम पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, 2 और 4। यानी यहां पर 2 तो प्रोटॉन है और मेरे पास 4 में से 2 यानी 4 - 2 इतने न्यूट्रॉन्स हैं। यार यही तो प्रोटॉन्स के नंबर है और यही तो न्यूट्रॉन्स के नंबर है, इसमें से इसको माइनस करोगे न्यूट्रॉन, A - Z। यार फील नहीं दे रहे हो यार, हाँ बोलो यार। अल्फा पार्टिकल Z आ गया, ये आ गया, यहां तक सिंपली क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर है। यानी हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब जब 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो कैसे सॉल्व करें हम लोग? अब आप ध्यान से सुनिएगा। टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 2 इंटू, देखो एक का मास कितना है 1.007825 AMU, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, अभी कर देंगे थोड़ी देर में मल्टीप्लाई। टोटल मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इंटू 1.008665 AMU, इसका भी इक्वल टू भी निकाल लेंगे भाई, दोनों का वजन निकाल लिया। अब यहां पे इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, करते हैं अभी, पहले फटाफट इसको सॉल्व कर लें। हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, जरा देख लेते हैं, जल्दी 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 हो जाए तुम्हारा। हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, 2 इंटू 1.007825। देखो मैं तो वीडियो को फास्ट करने के चक्कर में आप लोगों को ये कैलकुलेट कर रहा हूं, बट आप लोग आराम से कर लोगे यार, इतनी तो कैलकुलेशन ठीक होगी यार। ये AMU आ गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1.008665, भाई नंबर सेम लिया ना मैंने, 78250086208665, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.01733 AMU, भाई ऐड कर दूं 2.01565। अब आपके पास ये आ गया
4.03298 AMU। अरे यार मैंने ना प्रोटॉन के मास अलग निकाल लिए, न्यूट्रॉन के मास अलग निकाल लिए, अब मुझे न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है। देखो ना, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है। अब टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया हुआ है, वो लिख लेता हूं, कितना 4.00280 AMU। माइनस कर दूंगा मैं, माइनस करूंगा मास डिफेक्ट निकल के आएगा, -4.00280। भाई मेरे पास मास डिफेक्ट आया डेल्टा एम, मास डिफेक्ट आ गया 0.03018 AMU। लो आ गया, इतना AMU आ गया। अब मास डिफेक्ट निकालने के बाद क्या करना, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। क्या निकालना, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी पर न्यूक्लियन नहीं बोला उसने। अब बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तो भाई इसी नंबर को आप 931 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो भाई इसी नंबर को मैं 931 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आ जाएगा 28.09758 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में रखें तो 28.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसी नंबर को जो आपके पास आंसर आया 21 अब मास नंबर क्या है, मास नंबर है हमारे पास 4, ये मास नंबर है। अब इस मास नंबर से आप डिवाइड कर दोगे, ए भैया मास नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लो इसको मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 4, 7.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल है कुछ क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर। चलो अब एक काम करो, इस क्वेश्चन से पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, एग्जाम्पल नंबर 7 ही लिख देना, ठीक है। सुनो, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है भाई, सॉल्व करना है प्लीज, और वो भी कैल्शियम का दिया हुआ है। अब जो कैल्शियम दे दिया है, तो कैल्शियम दे दिया तो क्या ही दिक्कत है। अब मेरे को CA2040 दिया हुआ है, CA2040 दिया हुआ है। अब 2040 दे दिया तो मेरे पास प्रोटॉन के नंबर पता चल गए, प्रोटॉन 20 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करूंगा, 40 - 20 करूंगा, यार ले 20 आ गया, तो मेरे पास प्रोटॉन्स के नंबर भी पता चल गए, न्यूट्रॉन्स के भी नंबर पता चल गए, तो क्या ही लोड हो गया मेरे बच्चे, आंसर आ गया मेरे पास। तो प्रोटॉन्स के भी नंबर आ गए, न्यूट्रॉन्स के भी नंबर आ गए मेरे भाई। अब 20 मल्टीप्लाई ये, 20 मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मास जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे, डेल्टा एम आएगा, डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर पर न्यूक्लियॉन का पूछ रहा है, तो जो लास्ट में बाइंडिंग एनर्जी आई होगी उसे 40 से डिवाइड करोगे। कमेंट करके बताओ यार ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ तुम लोगों से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां देखो, क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स, पहले तो जूल में और उसके बाद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने करा दिया था यार आप लोगों को। कैसे बेटा, ध्यान से सुनो, करा दे रहा हूं यार, हाँ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। 1 AMU इज व्हाट, 1 AMU क्या है, 1 AMU इज 1.66 into 10 की पावर -27 kg। अब जब एक AMU को हम लोग पहले एनर्जी की यूनिट्स में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है एनर्जी की यूनिट्स क्या होते हैं, E = mc²। अब E की वैल्यू, M की वैल्यू कितनी है, 1.66 into 10 की पावर -27 kg इंटू 3 into 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। मेरे पास यहां पर क्या आंसर आएगा, एनर्जी की यूनिट्स आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगा, और यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करना है
तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कुछ मत करो, जो आपका ये आंसर आएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन, ये जूल में आंसर आया, अब 1.4 समथिंग आएगा, यानी 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल के राउंड आएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे, ये जूल आ गया, अब जब इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करोगे तो 1.49 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से डिवाइड करोगे, -19 से डिवाइड करते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, -13 से डिवाइड करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आंसर आएगा। चेक कर लो आप जाके। अब यहां ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकालना है हमें ऑक्सीजन 16 का और 816। अब आपको यार ये क्वेश्चन अभी बताया मैंने, अब आपको क्या निकालना है, आपको अभी क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले प्रोटॉन के नंबर निकालने हैं, फिर मेरे को न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हैं। जब प्रोटॉन के नंबर निकाल लूंगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल लूंगा, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज दी है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा।